स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट रिवीजन स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के गणित के अध्याय नंबर 1 में बात करने वाले हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कैपिटल N इक्वल टू 1, 2, 3, 4। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण संख्या। शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है, जिसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे W इक्वल 0, 1, 2, 3, 4। आगे है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इन्हीं को पूर्णांक कहते हैं। लेकिन पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो पहले हम लोग जानेंगे नहीं ऋणात्मक पूर्णांक होता क्या है। शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे -1, -2, -3 इत्यादि। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। शून्य से बड़े पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ... जैसे इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कैपिटल Z इक्वल -3, -2, -1। ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और शून्य से बड़ी संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और शून्य से छोटी संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब इसके बाद आ गया परमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परमेय संख्या, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, परमेय संख्याएं। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और जहां P तथा Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर न हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जो संख्या P/Q के रूप में हो बट Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम लोग, 1/2 APQ P/Q के रूप में है, तो ये परमेय संख्या हो गया आपका। और ऐसे 5/6, 3/4, 1/7, ये सभी आपका परमेय संख्या हो गया। आदि ये सभी आपकी परमेय संख्या हो गया। बस एक अंतिम टॉपिक, तुल्य परमेय संख्या। अब हम लोग जानेंगे तुल्य परमेय संख्या क्या होता है। तुल्य परमेय संख्या वे परमेय संख्या जिसके अंश व हर दोनों ही समान हो या समान करने के लिए उनका वियोजन किया जा सकता है, उसे तुल्य परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2। अब इसके आगे दिया गया है 2/4। यदि अब इन दोनों को हम लोग देखेंगे तो ये तुल्य परमेय संख्या है, क्योंकि 2/4 को विभाजित किया जा सकता है। 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए ये तुल्य परमेय संख्या है। अब इसको देखा जाए तो ये 1/2 है और ये 10/20 है। अब इसको भी हम लोग विभाजित कर सकते हैं। 10 × 1 = 10, 10 दूना 20, तो ये भी 1/2 के बराबर हो गया। ऐसे ही आपका चलता रहेगा। तो ऐसे ही संख्याओं को तुल्य परमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1, एक प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न दिया गया नहीं, 20 व 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 20 व 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 20 व 40 के
बीच समस्त धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब समस्त सम धन पूर्णांक। आपके सवाल में दिया गया था समस्त सम धन पूर्णांक बाय मिस्टेक। तो समस्त धन पूर्णांक ज्ञात करना है, समस्त सम धन पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सम धन पूर्णांक मतलब ये संख्याएं जो 2 से विभाजित हैं। तो 20 व 40 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती है? तो 20 से बड़ा और 40 से छोटा, मतलब 20 और 40 के बीच में रहेंगी ये संख्याएं। तो पहली संख्या हो गया आपका 22, फिर 24, फिर 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। ये सभी संख्याएं समस्त धन पूर्णांक संख्याएं हैं। अब इसके आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अभाज्य धन पूर्णांक मतलब 1 से 10 तक के बीच में जितने भी अभाज्य धन पूर्णांक हैं उसे लिखना है। अब 1 से 10 तक के बीच समस्त धन अभाज्य लिखना है। तो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, इसमें जैसे आपका आ जाएगा 2, 3, 5, 7। इतना ही आपका 1 से 10 तक के बीच अभाज्य धन पूर्णांक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये कह रहा है नहीं 2a+1 का क्रमानुपाती पूर्णांक बताइए। 2a+1 का क्रमानुपाती मतलब क्रमानुपाती, जैसा कि हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है क्रमानुपाती मतलब एक जोड़ देना है, मतलब क्रम में आगे बढ़ना चाहिए। तो लिखेंगे 2a+1 का क्रमानुपाती हो जाएगा 2a+1। अब इसमें एक जोड़ देंगे तो ए हो जाएगा 2a+1। अब कोष्टक खोलेंगे तो +1 हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 2a+2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आपको कोई भी संख्या मिले, बस उसमें आपको माइनस से गुणा कर देना है, माइनस गुणे संख्या। ए आपका हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम -2/3 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है नहीं, आपको संख्या जो भी हो बस उसको आपको 1/, में कर देना है। बस 1/, संख्या बराबर गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका हो जाएगा -1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि P+Q और P-Q की योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुके हैं, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब माइनस से गुणा कर देना है, बस उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। तो P+Q का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -P+Q। ये आपका हो जाएगा।
अब ठीक इसी तरह p माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि x के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है। मतलब इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। 5 गुणे अब 3 दूना 6 बराबर 5 3 15 गुणे x। इसके स्थान में हम लोग या भी कर सकते हैं। तो 5 सक 30। अब ये 15 बटे में आ जाएगा। जो भी संख्या यदि इंटू में है तो वो बटे में आ जाता है। तो ये इसके बटे में आ जाएगा 15 बराबर x। अब x को मतलब 15 एक कम 15 दूना 30। अब ये कट जाएगा तो ये 2 बराबर x या x बराबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोग इसमें लिखेंगे अतः x के x बराबर 2 मान के लिए कथन सत्य है। अब इसमें आप लोग इस क्वेश्चन के स्थान पर यदि आप लोग x के स्थान पर 2 रख देंगे तो दोनों का मान 0 आएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 3 15 दूना 30 5 3 15 दूना 30 मतलब दोनों का मान बराबर आएगा है। आप लोग इसे काट करके 0 भी कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि स्वयं एक योज्य प्रतिलोम है। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि स्वयं एक योज्य प्रतिलोम है। तो पूर्णांकों में सिर्फ मात्र एक संख्या ऐसी है जो कि योज्य प्रतिलोम है। 0 एक ऐसी संख्या है, 0 ऐसी संख्या है जो स्वयं ही योज्य प्रतिलोम है। अब इसमें प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a प्लस 1 सम है अथवा विषम। तो यदि a एक सम धन पूर्णांक है, यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो a माइनस 1 एक विषम संख्या होगी। अब कैसे होगी? यदि a कोई समधन पूर्णांक माना a बराबर 2 है तो यदि a का मान हम लोग 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल 1 आएगा। तो एक सम है कि विषम, तो a एक विषम संख्या है। और ठीक इसी प्रकार यदि a एक समधन पूर्णांक है तो a माइनस 1 एक विषम संख्या होगी। तो a प्लस 1 भी एक विषम संख्या होगी। कैसे होगी? a बराबर यदि 2 रखा जाए तो a प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 इक्वल 3। अब 3 क्या है? एक विषम संख्या ही तो है। अतः a माइनस 1 a प्लस 1 विषम है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। अब हम लोगों को संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 5 और 7 का योग करेंगे। 5 और 7 का योग करना है। उसके बाद 5 के आगे दाईं ओर 7 इकाई रेखाखंड और गिनते हैं। 5 के आगे दाईं ओर 7 इकाई रेखाखंड और गिनते हैं। तो 5 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 12 पर आ रहा है। मतलब कि आपको 5 से लेकर के
12 तक ऐसे रेखाखंड जाना है और यहाँ पर 0 से 1 तक आपका पहले से है। 5 और 7 का योग का रेखाखंड इस प्रकार आपका बनेगा। दाईं ओर 7 इकाई रेखाखंड और गिनते हैं और 12 पर हम लोग पहुंच जाते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 10 खत्म हो गया। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। अब इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं। तो पहले ए नंबर देखते हैं कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणज सदैव अभाज्य होता है। अतः यह कथन सत्य है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणज सदैव अभाज्य होता है। अतः यह कथन सत्य है। इसमें उदाहरण के तौर में हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभाज्य पूर्णांकों का गुणज सदैव अभाज्य ही क्यों होता है। जैसे अभाज्य संख्या हो गया, मान लीजिए आपका 3 और 7, ये दोनों आपका भाज्य संख्या है। यदि इन दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणा हम लोग करेंगे तो 21 आएगा। 21 आपका, अब इसमें 21 आपका 3 और 7 के अलावा किसी से नहीं कर सकता। अब बी नंबर देखते हैं कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अब ऊपर वाले में आपको गुणन था, अब इसमें योग दे दिया है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग। अब दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य नहीं होता है। ये मतलब भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है। अभाज्य होता है। यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसमें अतः यह कथन असत्य है। इससे आपको मान लीजिए अभाज्य संख्या आपका 3 हो गया और 7 हो गया। इन दोनों का यदि हम लोग योग करेंगे तो 10 आएगा। 10 एक भाज्य संख्या है। और हम लोग प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a+1 a+2 a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब हमें सिद्ध करना है कि a, a+1 a+2 a+3 ये सभी क्या है, 4 क्रमागत धन पूर्णांक है। ये सब 4 क्रमागत धन पूर्णांक है। अब ये चारों क्रमागत धन पूर्णांक 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। ठीक इसी प्रकार यदि 3 क्रमागत धन पूर्णांकों को लिया जाता है, इसी प्रकार 3 क्रमागत धन पूर्णांक 3 से विभाजित होगा। ठीक इसी प्रकार 2 क्रमागत धन पूर्णांक 2 से विभाजित होगा। अतः संख्या a+1 a+2 a+3 संख्या 4 × 3 × 2 = 24 से
पूर्णतया विभाजित होगी। यदि इसमें एक स्थान पर एक रखा जाए तो सभी का मान कितना होगा, एक एक एक, दो दो एक कम दो, क्या 6 और 3 1 4 6 24, इन सभी का मान 24 होगा, इसलिए ये 4 से विभाजित होगी। यदि 3 को लिया जाए, यदि ए का मान 1 रखा जाए तो 1 और ये 2 हो जाएगा, ये 3 3 गुना 6 कम 6, इसलिए ये 3 से विभाजित होगी। यदि 2 का मान लिया जाए तो इसका मान हो जाएगा 2, इसलिए ये 2 से विभाजित होगी। अतः ये 4 12 गुना 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इसमें प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम पूर्णांक है तो बताइए कि निम्न संख्याओं में से कौन सी सम होगी। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि सम संख्या से सम का गुणा सदैव सम होता है, तो हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि सम संख्या से सम संख्या से सम का गुणा सदैव सम संख्या से सम का गुणा सदैव सम संख्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार विषम संख्या को विषम संख्या, यदि विषम संख्या से विषम संख्या का गुणा विषम संख्या होता है, विषम संख्या से विषम संख्या का गुणा सदैव विषम संख्या होता है और सम संख्या का विषम से गुणा, यदि हम लोग सम संख्या का विषम से गुणा सम संख्या होती है और सम संख्या का विषम संख्या का योग तथा सम संख्या और विषम संख्या का योग, सम संख्या और विषम संख्या का योग सदैव विषम संख्या होती है। अतः ये जो संख्या दिया गया है a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस बी a इंटू बी a प्लस 1 b प्लस 1, इसमें से आपका a स्क्वायर सम संख्या होगा और a इंटू बी भी सम संख्या होगा और a प्लस 1 भी सम संख्या होगा और b प्लस 1 भी सम संख्या होगा और a दोनों विषम संख्या होगा। तो अतः ये 4 संख्याएं सम संख्या होगा। अब इसमें प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्न कथन सत्य है। तो ए नंबर देखते हैं, 3 गुणे 8 प्लस 7 इक्वल 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7, ये किस नियम पर आधारित है। तो यह योग पर गुणा के वितरित नियम पर आधारित है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे यह योग के गुणा के वितरण नियम पर आधारित है। ठीक है, इसी प्रकार आपका बी नंबर, ये सभी योग है, तो अतः इसमें हम लोग लिखेंगे यह योग के सहचर्य नियम पर आधारित है। और ठीक इसी प्रकार आपका सी नंबर हो जाएगा, नहीं, यह गुणन के क्रम विनिमय नियम पर आधारित है। यह गुणन के क्रम विनिमय नियम पर आधारित है। ठीक इसी प्रकार आपका 4th नंबर हो जाएगा डी नंबर, 3 इंटू 5 इक्वल a गुणे 5, तो a बराबर 3। तो यह कथन निरसन नियम के अंतर्गत आधारित है। यदि यहाँ पर a का मान 3 रख दिया जाएगा तो इन सभी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसे निरसन नियम कहते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे यह कथन
निरसन नियम के अंतर्गत सत्य है। आपका प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। इसमें संख्या रेखा मतलब इसमें ये जो संख्याएं दी हुई हैं एक संख्या रेखा चिन्ह बनाना है। और उसके बाद 0 के दाहिने साइड प्लस, बाएं साइड माइनस होता है। तो इसमें हम लोग -5 को नाम दे दिए बी, इसका -2 का नाम दे दिए ए, और मतलब नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो 0 का नाम दे दिए ओ, और 1 का हो गया पी, और 2 का हो गया क्यू, इसी पे 5 का हो जाएगा आर आपका। तो इतना करने के बाद हम लोग को थोड़ा लिखना पड़ेगा। इसे -5, -2, 0, 1, 2, 5 को संख्या रेखा पर निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। मैथ और साइंस का डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा साइंस पढ़ने के लिए, साइंस को नए तरीके से पढ़ने के लिए जाएं और हमारे साइंस के वीडियो को देखें। अब ठीक इसी प्रकार आपका प्रश्नावली ये समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रश्नावली 1B का सॉल्यूशन मिलेगा।